अरे यार ये फिर से आ गया। हाँ भाई। ब्रो अभी फ्री है क्या? हाँ बोल ना यार मैंने एक नई वीडियो बनाई है, एक बार रिव्यू कर दे। अरे नहीं यार, इसकी वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। शिट। अरे क्यों नहीं भाई, तू तो भाई है मेरा। थैंक यू यार। और हाँ, वीडियो अपलोड करने के बाद तेरे को मैं लिंक भेजता हूँ। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है प्लीज़। जी यार, वीडियो इसकी होती है, बेइज्जती मेरी होती है। हेलो हेलो ब्रो। हेलो। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 शेयर कर दूंगा, तू बस भेज दे, सबको शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ भेजता हूँ। थैंक यू वंस अगेन ब्रो। पता नहीं तू नहीं होता तो मेरा क्या ही होता। चल मैं भेजता हूँ। हाँ हाँ ओके बाय। उस दर्दनाक वीडियो ने उसकी जान ले ली और वो फिर कभी नहीं उठा। हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी वीडियोस देख के लोगों का रिएक्शन कुछ, तो इसलिए प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट द थिंग इज, मार्केट में जितने भी प्रोफेशनल ग्रेडेड टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो ज़्यादातर पेड है, एक्सेप्ट देयर इज वन हिडन जेम, दैट इज डाविंची रिजॉल्व, जो एब्सोल्युटली फ्री है। इनफैक्ट पिछले कई महीनों से मैं भी डाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें इतने फीचर्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और इसका जो वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस मिनी सीरीज में मैं आपको अपना वर्क फ्लो दिखाने वाला हूँ। तो आई थिंक बहुत बातें हो गई है, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो चलिए इसी के साथ इंस्टॉल करते हैं डाविंची रिजॉल्व। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सर्च इंजन पे जाना पड़ेगा। इंजन में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे डाविंची करके सर्च कर देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का वेबसाइट दिखाया जाएगा और हमें वहीं से इसे डाउनलोड करना है। क्लिक कर लेता हूँ और ये खुलेगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड है। जो हमारा स्टूडियो वर्जन है जो कि पेड है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी आते हैं जो कि फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि 95% ऑफ द काम जो है वो फ्री वर्जन हो जाएगी। तो हम अपने फ्री वर्जन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसे ओपन हो जाएगा। और फिलहाल मैं भी विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमारी फॉर्म खुल जाएगी जिसे हमें फिल करना है। सिंपल सा फॉर्म है, हमें बस अपना नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह भरना है, एंड यहाँ पर रजिस्टर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं ये क्लिक नहीं करूँगा। तो जैसे ही हमारा डाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल हो जाएगा और हम उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर हमें डेटाबेस एंड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बताएगा। अब डेटाबेसेस होते क्या है? डेटाबेसेस ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर बनते हैं। तो डेटाबेसेस को देखने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइडर बटन दिख रहा होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अपनी डेटाबेस की लिस्ट आ जाती है। फिलहाल आपके पास बस लोकल डेटाबेस दिखा रहा होगा और ये बाकी जितने भी है ये सारे मैंने क्रिएट किए हैं। तो डेटाबेस का काम क्या होता है? ये प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज मैं फिलहाल ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, MBA व्लॉग्स बनाता हूँ, कुछ ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो मैंने हर एक पर्पस के लिए ना अलग अलग डेटाबेस बना रखे हैं। जैसे मेरा जो MBA व्लॉग है, इसके अंदर जितने भी मैं MBA रिलेटेड व्लॉग्स बनाऊंगा उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सिमिलरली जो मेरे जैसे Udemy में मेरे कुछ कोर्स हैं, तो उस पर अगर मैं उस वाले डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उनका अलग से प्रोजेक्ट्स बना हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि डेटाबेस हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करने में हेल्प करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को ग्रुप कैसे करना चाहते हो। जैसे सपोज फिलहाल मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे जिम के 3 वीडियोज़ बनाने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस बनाऊँगा ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी से। बनाने के बाद मैं अपने तीनों प्रोजेक्ट उस डेटाबेस के अंदर रखूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होती है ना, उसमें कुछ कुछ एसेट्स होती हैं, कुछ क्लिप्स होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं जो हम हर बार प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मेरा इंट्रो हो गया, मेरा सिग्नेचर हो गया, मैं ये हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ, हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो क्या ये एफिशिएंट तरीका है वीडियो को एडिट करने का कि आपको जो एसेट्स बार बार लगते हैं अपने प्रोजेक्ट में आप उसे बार बार इंपोर्ट करो? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका एफिशिएंट तरीका ये होगा कि जो एसेट्स, जो मीडिया, जो क्लिप्स मुझे बार बार लगते हैं हर प्रोजेक्ट पे, मैं उसे एक ही प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूँ
और उसी मीडिया उसी क्लिप को मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर पाऊँ। तो ये हम अपने डेटाबेस की मदद से कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास अभी यूडीमी कोर्स का जो डेटाबेस है इसके अंदर ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सपोज कुछ क्लिप्स जो मैं एक्सेल वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लाइफ ड्यूरिंग MBA पावर BI इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हम डेटाबेस की मदद से कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो उससे पहले हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो मैं ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं जिम के कुछ वीडियोस बनाऊंगा अपने 3 क्लाइंट्स के लिए, तो मैंने एक डेटाबेस बना लिया जिम एंड उसका लोकेशन हमें सेट करना है। तो ब्राउज करके मैं इसे डेस्कटॉप कर देता हूँ ताकि हमें दिखे। अब फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा तो हमारे पास देखना यहाँ पर एक डेटाबेस का ये देखो रिजॉल्व प्रोजेक्ट बोल के एक यहाँ पर फोल्डर बन चुका है जो कि हमारा डेटाबेस है। तो रिजॉल्व को डेटाबेस बनाने के लिए जो फाइल्स जो फोल्डर लगेंगे वो इसके अंदर वो बना देगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक जिम डेटाबेस बन चुका है और उसके अंदर अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को फोल्डर के अंदर भी ऑर्गेनाइज करना है तो आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आइकन को बड़ा छोटा करने का ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हो आप नेम वाइज। यहाँ पर आई भी है इन्फो, तो इसको क्लिक करोगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स पता चल जाएगी, जैसे उसके रेजोल्यूशन कितने हैं, लास्ट मॉडिफाइड कब किया गया था वो सब। एंड अगेन यहाँ पर एक लिस्ट व्यू आ जाता है जिससे हमें अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसकी हम एक लिस्ट व्यू में हम देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च ऑप्शन भी आ जाता है जहाँ पर अगर सपोज मेरे डेटाबेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं तो सर्च पे क्लिक करके मैं इसे आसानी से सर्च कर सकता हूँ। तो चलो इसी के साथ हम अपने पहले प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए बस हमें प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आपको नीचे यहाँ पर 7 टैब्स दिख रहे होंगे जैसे मीडिया पेज, कट टैब, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयरलाइट, डिलीवर। ये जितने भी हम टैब देख रहे हैं ना, इन सब से हम अपने वीडियो में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया टैब में हम अपने लोकल ड्राइव में या फिर हमारे कंप्यूटर में जितने भी हमारे क्लिप्स है, फुटेजेस है, उन सबको डाविंची रिजॉल्व के अंदर ऑर्गेनाइज करके लेके आएंगे। उसके बाद आता है हमारा कट टैब। कट टैब की मदद से हमारे वीडियोस में जितने भी बेकार की चीज़ें हैं ना उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और जितने भी अच्छे अच्छे फुटेजेस हैं उन सबको सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिट टैब। एडिट टैब में ऑफ कोर्स हमारा जो भी मेन वीडियो है उसको हम एडिट करेंगे, उसमें ट्रांजिशंस लगाना, उसमें इफेक्ट्स लगाना और जैसे भी हम अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं हम एडिट टैब में उसे बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन में जितने भी हमारे VFX होते हैं, जो भी स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं वो सब हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कलर टैब जहाँ पर हम कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फेयरलाइट जहाँ पर हमारे ऑडियो रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑडियो में कुछ इफेक्ट्स डालना, एम्पलीफाई करना, कंप्रेशन लगाना, तो सारी चीज़ें हम फेयरलाइट पे करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टैब आ जाता है वो होता है हमारा डिलीवर, जहाँ से हम अपने वीडियो को रेंडर कर सकते हैं एंड हम उसे पूरे दुनिया को दिखा सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये सारे टैब्स का फंक्शन क्या है। इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे हमारे मीडिया टैब पर और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ऐसे बिगिनर टू डाविंची रिजॉल्व हमें पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा जो हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर जो गियर आइकन है उसको क्लिक करके, जिसमें से फिलहाल आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल मास्टर सेटिंग्स पे ध्यान देंगे जहाँ पर हमारी जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन है उसे हमें स्पेसिफाई करना है। अब ये होता क्या है, हमारे जो रेजोल्यूशन, हमारा जो फाइनल वीडियो है ना उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, कुछ एस्पेक्ट रेशियो होगा, कुछ फ्रेम रेट होगा। जैसे सपोज मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो आपको पता होगा जो हमारी यूट्यूब वाली वीडियोस होती है वो लैंडस्केप में होती है। सिमिलरली अगर मुझे शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनानी है वो पोर्ट्रेट में होती है। तो ये सारी जो सेटिंग्स होती है, सारी जो स्पेसिफिकेशंस होती है, ये सब अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में मेंशन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल हमारा टाइमलाइन रेजोल्यूशन जो है वो 1920x1080 में स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये फुल HD है। तो इसको ड्रॉप डाउन करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्रेम रेट दिए हैं, फिलहाल मैं 24 ही प्रेफर करता हूँ यूट्यूब वीडियोस के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी सेटिंग्स हैं मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम अपने ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैश पे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हमारा प्रॉक्सी मीडिया रेजोल्यूशन दिया हुआ है। अब प्रॉक्सीज क्या होते हैं, देखो हम जितने भी वीडियो अभी शूट करते हैं ना वो सारी 4K में करते हैं, क्योंकि 4K वीडियोस को ना एनालाइज करने के लिए हमारे कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हम एडिट को ठीक से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि होता क्या है जब 4K वीडियो को हम प्ले करते हैं ना आगे पीछे तो बहुत लैग करता है वो, फ्रेम्स कटते हैं उसमें। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। अब प्रॉक्सीज क्या होते हैं? प्रॉक्सी बस डुप्लीकेट होते हैं उन्हीं 4K फाइल्स की, बस उनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होती है। कम कैसे? जैसे अगर प्रॉक्सी मीडिया रेजोल्यूशन में क्लिक करके यहाँ पर देखो ओरिजिनल हाफ क्वार्टर, तो जैसे मैं यहाँ पर क्वार्टर में क्लिक कर दूंगा ना, हमारा
हमारा जो मेन वीडियो था जैसे कि वो 4K में है तो उसकी 1/4 जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी, तो उसको हमारा कंप्यूटर अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा और हमें एडिट करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम प्रॉक्सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं क्वार्टर पे कर देता हूँ इसको। उसके बाद प्रॉक्सी मीडिया फॉर्मेट, ये हमारा जो कोडेक्स होते हैं वो पूछ रहा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा रेंडर कैश फॉर्मेट। रेंडर कैश फॉर्मेट क्या होता है, बहुत बार हमारी जो वीडियोज़ होती है, सपोज हम एडिट कर रहे हैं, उस पर हमने कुछ इफेक्ट डाल दिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो वीडियो प्ले हो नहीं पाती है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको प्री रेंडर कर देते हैं, मतलब हमारे डाविंची रिजॉल्व के अंदर ही रेंडर कर देते हैं, जिससे होगा क्या, हम एडिट करते टाइम उस वीडियो को प्रॉपर्ली प्ले कर पाए। तो फिलहाल हमने इसे क्वार्टर और इसके कोडेक को सेट किया और यहाँ पर हम प्रॉक्सी जनरेशन लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका जो लोकेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल जहाँ पर भी आपके सारी क्लिप्स है ना, उसको उसी फोल्डर के अंदर रखो ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो मैं ब्राउज करके इसे मैं डेस्कटॉप पे डाविंची रिजॉल्व एसेट्स मैंने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मेरे म्यूजिक, ओवरलेज, वीडियो, साउंड इफेक्ट्स, ये सब है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रॉक्सीज बनेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर बने ताकि मुझे एक्सेस करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके ओके सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। तो अब जितनी भी मेरी प्रॉक्सी फाइल्स बनेगी ना वो सब उसी फोल्डर में जाएगी। ये करके मैं सेव कर दूंगा और मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में फिलहाल के लिए कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा बैकअप्स। अब बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम कह नहीं सकते कि हमारा प्रोग्राम कब क्रैश हो जाए, तो बैकअप रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोजेक्ट फाइल का हमेशा बैकअप रखो। अब बैकअप सेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैनुअली सेट करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डाविंची रिजॉल्व में जाकर प्रेफरेंस में क्लिक करके यूजर्स में जाओगे और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेव एंड लोड पे आना है, जहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक बैकअप्स की सेटिंग है। यहाँ पर हमें तीनों को टिक करना है। अगर आपने टिक नहीं किया होगा तो आपको तीनों को टिक करना है। एंड यहाँ पर परफॉर्म बैकअप एवरी 10 मिनट्स मैंने सेट कर रखा है। इसका मतलब क्या है, हर 10 मिनट में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका बैकअप बनेगा। नेक्स्ट आता है आवरली बैकअप। अब आवरली बैकअप क्या होता है, फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर 2 घंटे का सिलेक्ट कर रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, तो जैसे हम 5 घंटे से वीडियो एडिट कर रहे हैं मान लेते हैं, तो सपोज इसने पहले घंटे बैकअप लिया है, सेकेंड घंटे फिर से एक और बैकअप लेगा, तीसरे घंटे जैसे ये बैकअप लेगा ना, ये पहले घंटे जो इसने बैकअप लिया था उसको डिलीट कर देगा। अब डिलीट ये स्पेस बचाने के लिए करता है। तो सिमिलरली जैसे ये चौथे घंटे में हम जैसे पहुंचेंगे, जैसे चौथे घंटे का बैकअप होगा तो दूसरे घंटे का बैकअप उठ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि सिर्फ पास्ट 2 घंटे का ही बैकअप हमें रखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डेली बैकअप्स भी आते हैं, जैसे मैंने आपको घंटे के लिए बताया वैसे ये डेली बैकअप्स है। हर दिन का एक बैकअप रहेगा। जैसे हम तीसरे दिन में पहुंचेंगे ये पहले दिन का बैकअप उड़ा देगा, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे बैकअप्स काम करते हैं। और यहाँ पर भी बैकअप का लोकेशन आता है। अब मैं चाहूँगा जो हमारा बैकअप होगा ब्राउज करके हम इसको अगेन डेस्कटॉप में जाए और उसी फोल्डर में जहाँ पर हमने सारे एसेट्स रखे हैं ना, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक और फोल्डर बना दो बैकअप नाम से और अपने सारे बैकअप इसी फोल्डर में रखो। अब इससे फ़ायदा क्या है, आपके जितने भी एसेट्स है, जितना भी आपका प्रोजेक्ट फाइल, बैकअप, रेंडर कैश, ये सारे एक ही फोल्डर में प्रेजेंट रहे ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बाद में आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़ेगी कि आपने कौन सा कहाँ रखा था, करेक्ट। तो इसके साथ हम इसे सेव कर देते हैं। तो चलो इसी के साथ हम अपने कुछ मीडिया को अपने मीडिया पूल में लेके आते हैं। लाने के लिए आपको यहाँ पर एक मीडिया स्टोरेज का पैनल दिख रहा होगा जो कि ये पूरा एरिया है। अब मीडिया स्टोरेज में ना आप क्या कर सकते हो, आपका जो हार्ड ड्राइव है उसमें जितने भी क्लिप्स है वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैं D पे क्लिक करूँगा मेरे सारे यहाँ पर फोल्डर दिखाई दिए जाएंगे। तो अगर मुझे कुछ लाना होगा, लाइक सपोज मैं D से ये जो एकेडमिक्स है इसको मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर है मुझे सारे दिखा दिए जाएंगे। तो अगर मुझे अपने लोकल ड्राइव से कोई भी फोल्डर को अगर अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर लेके आना है तो मुझे सिंपल उसको क्लिक करके ड्रैग करके ये जो मास्टर के नीचे जो छोटा सा एरिया है ना, यहाँ पर लाके इसे छोड़ देना है। फिलहाल मुझे ये लाना नहीं है तो मैं इसे वापस रख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर है जो मैं आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं उसको लाऊंगा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर जो डाविंची रिजॉल्व एसेट बोल के मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है, इसको मैं ड्रैग करके मास्टर में लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन याद रखना मुझे ये मास्टर के नीचे ड्रॉप करना है, यहाँ पर नहीं करना है। देखो दोनों में फ़र्क होता है। जैसे अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूंगा ना, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वेदर यू वांट टू चेंज योर प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जब अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हमने अपने रेजोल्यूशन स्पेसिफाई किए थे, जहाँ पर हमने प्रॉक्सी की बात की थी, वहाँ पर हमने 1920x180 यानी फुल HD स्पेसिफाई किया था। लेकिन हमारे जो इस फोल्डर के अंदर कुछ क्लिप्स हैं वो कुछ 4K में है,
और बाकी कुछ 60 FPS पे, हमने वहाँ पर 20 FPS में मेंशन किया था। तो ये वो पूछ रहा है कि हमें प्रोजेक्ट सेटिंग वाली स्पेसिफिकेशन रखनी है, ये जो वीडियो से जो हमारी स्पेसिफिकेशन आ रही है उनको रखनी है। ये दोनों में कंफ्यूज हो गया है, लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स वाली जो स्पेसिफिकेशन है उसे रखनी है। तो मैं यहाँ पर डोंट चेंज कर दूंगा। डोंट चेंज करने के बाद ही यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारे जो वीडियोज़ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ साउंड इफेक्ट्स थे, वो 2 साउंड इफेक्ट्स आ गए यहाँ पर, बाकी वीडियोज़ हैं, और यहाँ पर एक म्यूज़िक सॉन्ग मैंने लिया था वो भी यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये सारे एक जगह पर आ गए हैं। जैसे आपको मैं अगर फोल्डर दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने बैकअप्स का अलग फोल्डर बनाया है, म्यूज़िक का अलग फोल्डर बनाया है, वीडियोज़ के अंदर हमारे वीडियोज़ हैं। तो वो सारी जो फोल्डर के जो स्ट्रक्चर है वो हमने लूज़ कर दी है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका ये है कि फ़िलहाल मैं इसको कमांड Z करके हटा देता हूँ सबको। मैं क्या करूँगा, डाविंची रिजॉल्व एसेट्स को ड्रैग यहाँ पर नहीं करूँगा, मुझे मास्टर के नीचे जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ड्रैग करूँगा। देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पर अगेन वही चीज़ पूछ रहा है, मैं डोंट चेंज कर दूँगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसने फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन कर ली है। आपको दिख रहा होगा कि जो डाविंची रिजॉल्व एसेट्स के अंदर साउंड इफेक्ट्स का फोल्डर है, टेम्प का फोल्डर है, सारे फोल्डर हमारी वैसी ही है जैसे हमने अपने विंडोज़ में ऑर्गेनाइज की थी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फाइल को अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर लेके आना है। अब यहाँ पर मैं अपने वीडियोस वाला फोल्डर खोल लेता हूँ, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने कुछ वीडियो शूट की थी जिम रिलेटेड, क्योंकि हम जिम के रिलेटेड एक B-roll एडिट करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक ऑप्शंस है, जैसे हमारा व्यू ऑप्शन, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इससे। यहाँ पर 3 व्यू ऑप्शन आते हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारा जो मेटा डेटा वाला आता है, इसमें क्या होता है, हमारे वीडियो में जो भी मेटा डेटा होते हैं, मेटा डेटा क्या होता है, वीडियो के बारे में कुछ डेटा देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो मेटा डेटा वाला क्लिप है, आप इस पर क्लिक करूँगा तब देख सकते हो कि इस वीडियो के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं अपने मेटा डेटा थ्रू। लाइक सपोज बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होते हैं, बहुत सारे कैमरा से अलग अलग सीन्स शूट होते हैं, करेक्ट। अब सपोज मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं और उन सारे सपोज 5 कैमरा यूज़ हुए हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को और इस वीडियो को, इस वीडियो को और इस वीडियो को हमने सोनी से शूट किया है। तो सारे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सोनी कैमरा में लिख दूंगा, कैमरा टाइप, जैसे इस कैमरा टाइप है तो मैं DSLR कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करके मैं अप्लाई कर दूंगा। उससे होगा क्या, अभी देखो नेक्स्ट टाइम जैसे मैं उसी वीडियो पे क्लिक करूँगा ना, कहाँ गया वीडियो, उससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम अगर उसी वीडियो पे क्लिक करूँगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैमरा टाइप DSLR आ गया है। तो इसका फ़ायदा होता क्या है कि ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। लाइक सपोज मुझे अभी तुरंत चाहिए कि मैंने DSLR से जितने भी वीडियोस शूट किए हैं वो सारे मुझे अभी चाहिए, तो मैं उनको ढूंढ सकता हूँ बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ मेटा डेटा। तो इस वीडियो के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये फिलहाल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फिलहाल जो मेरा मेटा डेटा वाला पैनल है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ बाय क्लिकिंग दिस। तो वापस आते हैं हम अपने व्यू ऑप्शन पे, यहाँ पर हमारा जो थंबनेल व्यू है उस पर क्लिक करूँगा, जो हमारा पहला था वैसा व्यू आ जाता है। उसके बाद हमारा लिस्ट व्यू का भी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कुछ लेआउट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे फिलहाल हमारे पास सिर्फ 1x1 लेआउट है, मतलब अभी हम सिर्फ एक ही फोल्डर के अंदर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक साथ 2 फोल्डर देखने हो तो क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करके मैं क्लिक कर देता हूँ इसको। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास 1x2 लेआउट है, जिससे क्या होता है अभी मैं वीडियो के अंदर भी जो क्लिप्स है वो भी देख पा रहा हूँ और सिमिलरली मेरे पास साउंड इफेक्ट्स हैं तो उनको भी देख पा रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन करने में हेल्प करती है। लाइक सपोज मुझे जो 8 नंबर का जो वीडियो है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस फोल्डर के अंदर चाहिए, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेके छोड़ दूंगा तो ये वहाँ पर मूव हो जाएगा। सिंपल ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। आप देख सकते हो आपको जो लेआउट पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सर्च ऑप्शन आ जाता है जिससे हम अपने वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो मैं वापस से अपने सारे वीडियोस को थंबनेल व्यू पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं किसी भी वीडियो के ऊपर जस्ट हॉवर करूँगा जिससे मैं देख सकता हूँ अपने प्रीव्यू विंडो पे कि उस वीडियो में क्या है। और अगर मुझे अच्छे से देखना होगा तो मैं उसे डबल क्लिक भी कर सकता हूँ जिससे वो प्रीव्यू विंडो पे लोड हो जाएगी और यहाँ पर मैं स्पेस बार दबा के प्ले कर सकता हूँ। एज जैसे हमारे सिंपल मीडिया प्लेयर्स होते हैं उसकी तरह ही है। इससे प्ले होगा, फिर इससे पॉज हो जाएगा, इससे लास्ट फ्रेम पे चला जाएगा, इससे एकदम फर्स्ट फ्रेम पे चला जाएगा और इसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो लूप पे प्ले होती रहेगी। मतलब जैसे ये खत्म होगा, जैसे यहाँ पे देखो खत्म हो गया, दोबारा स्टार्टिंग से प्ले होने लग जाएगा। तो बेसिक ऑप्शंस है। यहाँ से इसको साउंड को हमने म्यूट कर रखा है, इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो ऑडियो है वो भी सुनाई देगी। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम ये जो ऑप्शन है इससे भी हम अपने वीडियो को आगे पीछे प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं अगर क्लिक करके आगे पीछे माउस को ड्रैग करूं तो अब देखो हमारी जो वीडियो है वो प्ले हो रही है। बस ये अलग तरीका है प्ले करने का। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस और आते हैं जो हमारे मार्क इन एंड आउट पॉइंट है, इसको हम बाद में देखेंगे।
तो अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉक्सी मीडियाज के बारे में बताया था, तो मैं चाहूँगा कि अभी सारे जितने भी हमारे पास क्लिप्स हैं ना, इन सबके प्रॉक्सी मीडिया में क्रिएट करूँ। तो क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है, सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+A प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जनरेट प्रॉक्सी मीडिया, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। फाइनली हमारी सारी प्रॉक्सीज जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सारे क्लिप्स के नीचे यहाँ पर एक PXY बोल के एक आइकन आ चुका है, जो इंडिकेट कर रही है कि इन सारे क्लिप्स की हमारे पास प्रॉक्सी फाइल्स हैं। अब मैं आपको नॉर्मल फाइल्स में और प्रॉक्सी फाइल में डिफरेंस दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रॉक्सी फाइल्स को डिसेबल कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के लिए हमें प्लेबैक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉक्सी हैंडलिंग डिसेबल ऑल प्रॉक्सीज कर देता हूँ। इससे देखो हमारी जितनी भी आइकन्स थी प्रॉक्सीज की हट चुकी है। अभी मैं एक रैंडम क्लिप को लेता हूँ, इसको मैं प्ले करूँगा। जैसे इसको ले लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर लोड कर लूँगा और अभी इसको प्ले करूँगा। देखो यहाँ से मैं इसको फास्ट प्ले करूँगा, इसको ड्रैग करके एकदम लास्ट तक लेके जाऊँगा। और देखो ये मैं प्ले कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारे फ्रेम अटक रहे हैं, आपको फ्रेम इंडिविजुअल फ्रेम्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अपने प्रॉक्सीज को इनेबल करूँगा और उसके बाद आप डिफरेंस देखना। इनेबल करने के लिए वापस मैं अपने प्लेबैक में जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास प्रॉक्सी हैंडलिंग प्रेफर प्रॉक्सीज कर दूंगा। तो जैसे ही प्रेफर प्रॉक्सीज करूंगा, अब देखना मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो को वापस से स्क्रब करूंगा। ये यहाँ से अब देखना, अब आप देख सकते हो कि हमारे जो पहला वाला वीडियो था उसमें अब फ्रेम्स कितने ज़्यादा ड्रॉप हो रहे थे, आपको इंडिविजुअल फ्रेम्स दिख रहे थे। अभी मैं इसको कितना फास्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो फिर भी वीडियो कितनी फास्ट पे हो रही है। अब देखो हमको इंडिविजुअल फ्रेम्स दिख ही नहीं रहे हैं, देख रहे हो कितना फास्ट में ड्रैग कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारी जो पहली वाली क्लिप थी वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन था, तो हमारी जीपीयू को उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन ये बहुत लो रेजोल्यूशन फाइल्स हैं, तो इसको हमारा पीसी बहुत आसानी से हैंडल कर रहा है। तो प्रॉक्सीज बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार जब हम बड़े बड़े क्लिप्स के साथ काम करते हैं तो उसको हम ईजिली एडिट कर पाएँ। इसी के साथ हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक स्विचिंग। देखो अभी तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुली हुई है, लेकिन सपोज मुझे एक ही टाइम पे 2 प्रोजेक्ट्स खोलनी है। अब हमें 2 प्रोजेक्ट्स खोलने क्यों है, बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ क्लिप्स होती हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट से हमें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 प्रोजेक्ट एक साथ खोलेंगे और उसमें जो भी क्लिप्स हमें चाहिए होंगी, जो भी फुटेजेस हमें चाहिए होंगे, उसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा एक, जिसे Shift+1। इससे हमारे जो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट वाला विंडो था वो आ जाता है, और यहाँ पर मैं इसको वापस से अपना थंबनेल व्यू पे चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर फिलहाल पूछ रहा है कि नए जो करंट प्रोजेक्ट है उसको हमने सेव ही नहीं किया है, तो उसको हमें सेव करना है विद द नेम ऑफ Gym1 दे देता हूँ, ठीक है, सेव। अब यहाँ पर नया प्रोजेक्ट नाम पूछ रहा है, Gym2 कर देता हूँ, इसको क्रिएट। इससे हमारा नया प्रोजेक्ट खुल गया है। अब मैं क्या करूँगा, Shift+1 प्रेस करके वापस यहाँ पर आऊँगा। आपको दिख रहा होगा हमारे एक डेटाबेस के अंदर 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, करेक्ट। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग को इनेबल कर दूंगा। मैंने क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके देखो यहाँ पर टिक लग चुका है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये अभी इनेबल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा Gym2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अभी आप देख सकते हो हमारा Gym2 ओपन है फिलहाल, और मुझे Gym1 भी ओपन करना है एट द सेम टाइम। तो मैं Gym1 पे भी क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक। इससे क्या होगा, हमारा Gym1 ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बन चुका है, जिसको मैं अगर क्लिक करूँ, अब देखो हमारे पास Gym2 का भी एक्सेस है एट द सेम टाइम। इसको मैं क्लिक करूँगा तो अभी हम दूसरे प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। अब सपोज मैं क्या करूँगा, मैं अपने टाइमलाइन पे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे, आपको पता है मैंने Gym2 पे मैंने कुछ भी इंपोर्ट अभी किया नहीं है, करेक्ट। मैं Gym1 से कुछ क्लिप लाना चाहता हूँ Gym2 के अंदर, तो मैं वापस Gym1 पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने मीडिया पूल पे आता हूँ। यहाँ पर कुछ वीडियोस में मैं इसे क्लिक करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा एंड जाऊँगा Gym2 पे, और मैं इससे यहाँ पर Ctrl+V कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखो वही वाला क्लिप हमारे प्रोजेक्ट 2 में यानी Gym2 में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम एक ही टाइम पे 2 प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और अपने मीडिया को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। अब जो अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्मार्ट बिन्स। स्मार्ट बिन्स ना कुछ क्राइटेरियाज के हिसाब से वीडियोस को शॉर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले अपने 4 वीडियोस के मेटा डेटा में हमने DSLR इनपुट दिया था, ठीक है। तो जैसे मैं अगर मेटा डेटा खोल लेता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियोस खोल लेता हूँ, यहाँ पर किसी भी वीडियोस पे क्लिक करूँगा तो आपको उसका मेटा डेटा दिख जाएगा। मेटा डेटा में ना बहुत तरीके की डिटेल्स होती हैं। जैसे हमने पहले जो मेटा डेटा एडिट किया था ना, वो कैमरा रिलेटेड थी, उसे आप इस वाला आइकन को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको दिखेगा जो कैमरा वाला है, हमने कैमरा टाइप चेंज किया था। सिमिलरली यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे क्लिप डिटेल। क्लिप डिटेल में ये जो क्लिप हमने क्लिक की है उस क्लिप की डिटेल दिखाई जाएगी।
ऐसे यहाँ पर और भी है, जैसे टेक डिटेल्स हो गया, ऑडियो ट्रैक्स। तो जो मेटा डेटा है ना, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है। ये जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ना, वो सारे इसको अपने जो क्लिप्स होते हैं उनको ग्रुप, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको मैं अभी स्मार्ट बिन बना के दिखाऊंगा अपना जो DSLR वाला जो क्लिप है उनको सेग्रीगेट करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे क्लिप्स है। अब कौन से क्लिप्स को मैंने DSLR असाइन किया था मुझे याद नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्मार्ट बिन्स का ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पर। तो अगर आपके में ये इनेबल नहीं है, आप इसे इनेबल करोगे विद द हेल्प ऑफ, आपको यहाँ पर 3 ये जो डॉट दिख रहे हैं ना, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर आपको शो स्मार्ट बिन आपको चेक करना है। चेक करते आपको अपना स्मार्ट बिन दिखने लगेगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड स्मार्ट बिन करूँगा। इसको क्लिक करके ही पहले अपना स्मार्ट बिन का नाम देना है, जो मैं DSLR दे देता हूँ। हालांकि सारे जितने भी वीडियोस है सारे DSLR से शूट किए गए हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने वो 4 क्लिप्स को मार्क किया था और स्मार्ट बिन काम कैसे करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने 4 क्लिप्स है उनको मैं ढूंढ के निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं DSLR नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपने क्राइटेरियाज मेंशन करनी है। कैमरा के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, तो वही सारे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने कैमरा टाइप चेंज किया था और मैंने यहाँ पर DSLR सेट किया था। तो जैसे मैंने DSLR क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में वो 4 क्लिप्स अपने आप आ गए हैं। तो मैं जैसे क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा स्मार्ट बिन क्रिएट हो चुका है। इसको मैं वापस से क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वो सारी 4 फुटेज जो हमने पहले एडिट की थी वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अभी डायनामिकली अपडेट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेक्स्ट भी अगर किसी वीडियो में अगर मैं DSLR मेटा डेटा में डाल दूंगा तो वो भी अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर वीडियोज़ हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके मेटा डेटा के कैमरा में जाऊँगा, मैं कैमरा में गया हूँ, यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं अगर DSLR लिख देता हूँ, यहाँ पर DSL क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या ही लिख रहा हूँ, बढ़िया। तो जैसे मैंने लिख दिया, अब आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में भी हमने DSLR टैग कर दिया है। तो मैं जैसे ही अपने स्मार्ट बिन के DSLR में जाऊंगा, यहाँ पर देखो 5 वीडियोस आ चुकी हैं क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे स्मार्ट बिन्स क्रिएट होते हैं। फाइनली हम इस वीडियो के आखिरी कुछ पलों में आ चुके हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को पूरे एनर्जी, पूरे पावर के साथ ख़त्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बिन्स। पावर बिन्स क्या होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जितने भी डेटाबेस होते हैं उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें अगर एसेट शेयर करनी हो तो हम कैसे करेंगे? हम उनको शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर बिन्स। देखो यहाँ पर हमें पावर बिन्स का ऑप्शन दिख जाता है। अगेन अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पावर बिन शो पावर बिन का ऑप्शन दिख जाता है। उसको बस आपको चेक करना है। चेक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पावर बिन बनाऊँगा जो कि राइट क्लिक करके न्यू बिन करता हूँ। यहाँ पर मैं डाल दूँगा, मैं सिग्नेचर डाल देता हूँ। सिग्नेचर इसलिए क्योंकि जो मेरा साइन है, जो मेरा सिग्नेचर है और मेरा लोगो हो गया, जो भी हो गया, तो वो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स में ओपन करूँ उन सब में मुझे बार बार इंपोर्ट करना ना पड़े, ठीक है, उन सब में डायरेक्टली दिखे। तो मैंने सिग्नेचर बना लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिग्नेचर में मैं अपना सिग्नेचर इंपोर्ट करूँगा। तो मैं वहाँ पर चले जाऊँगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे कुछ सिग्नेचर है जिसे मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने मास्टर के अंदर जो पावर बिन है, मास्टर के अंदर ये सिग्नेचर लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सिग्नेचर है, ये मैं जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊँ बार बार मुझे इंपोर्ट करना ना पड़े। मैं इसे बस एक ही बार लेके आ चुका हूँ। अब मैं बहुत आलसी हूँ, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने जिम 2 का भी एक बनाया था, दूसरा प्रोजेक्ट। तो जैसे मैं जिम 2 में जाऊँगा ना, उसके अंदर आप देख रहा होगा, आपको यहाँ पावर बिन दिख रहा है, यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर तो इंपोर्ट किया ही नहीं था। तो जैसे मैं सिग्नेचर पर क्लिक करूँगा, आपको देखो इस वाले प्रोजेक्ट में भी वही सेम चीज़ आ चुकी है। फिलहाल तो आपको बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन जब बहुत सारे एसेट्स होंगे ना, जैसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हो गए, बहुत सारे ओवरलेस हो गए जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, तो उनको मैं सबको मैं पावर बिन के अंदर डाल दूंगा और बार बार मुझे फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो है ना ये पावर बिन का। तो ये था गाइस हमारा मीडिया टैब, जहाँ पर हमारे मीडिया टैब में जितने भी फंक्शनैलिटीज़ होती है वो सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे कट टैब को, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रॉ क्लिप्स को लेके आते हैं, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग करते हैं और बेकार की चीज़ को हटा देते हैं। इवन कट टैब में जितनी भी हमारे ऑप्शन है, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए